राम कुमार कोठारी, शरद कुमार कोठारी जी। को जब गोली लगी है तो ये देखिए उसी समय की ये चित्र मैंने खींच रखा है। कोठारी बंधु जब उनको पता लगा कि ऐसे पुलिस एक्शन कर रही तो डर के मारे भागे किसी घर में, यही घर था? यही है जो हमने आपको दिखाया है। 2 नवंबर 1990 का ही गुंबद भी है जो आप देख सकते हैं। एक हेलीकॉप्टर मंडरा रहा था, इसी हेलीकॉप्टर से गोली चली है। भयानक मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं, चूँकि मैंने सारे दृश्य को अपने कैमरे में कैद किया है। काफ़ी दिनों तक सो नहीं पाया था। जब मैं जगता था तो रात में उठ के बैठ जाता था। मुझे लगता था कि वो सारे सीन दिख रहे हैं, कारसेवकों को गोली चल रही है, मैं इनको बचा रहा हूँ, मैं इनकी तस्वीरें खींच। तो ये मेरे पीछे जो बोर्ड लगा है दिगंबर अखाड़ा और मेरे पीछे जो जगह है ये राम जन्मभूमि आंदोलन का केंद्र इसे कहेंगे। इसी दिगंबर अखाड़े से पूरे आंदोलन का संचालन होता था। आंदोलन के नायक कई कहे जाते हैं, लेकिन महंत परमहंस रामचंद्र दास जी इस आंदोलन के महानायक कहे जाते थे। इस अखाड़े की कहानी क्या है और ये जो रोड है, ये जो सड़क है, ये ऐतिहासिक क्यों है, आपको थोड़ी देर में पूरी बातचीत में पता लग जाएगा। क्योंकि हमारे साथ महेंद्र त्रिपाठी जी हैं, जो ना कि सिर्फ सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सीनियर फोटोग्राफ़र हैं, बल्कि इनके जो खींची गई फ़ोटोग्राफ को सबूत के तौर पर जब ये केस चल रहा था तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में पेश किया गया, ये बताने के लिए कि वो जगह मंदिर है और मंदिर के निर्माण के लिए एक ज़रूरी दस्तावेज इनके ये एल्बम में है। तो ये उस आंदोलन के 86 से लेकर के पूरे 92 तक और उसके बाद के हर चीज़ों के गवाह रहे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका, आपने समय दिया, बहुत शुक्रिया। मैं आपसे पहले ये जानना चाहूँगा कि ये दिगंबर अखाड़ा क्या है, जो आज के लोग हैं जो नहीं जानते उनको थोड़ा आप बताइए। सबसे पहले तो मैं लल्लन टॉप के दर्शकों को इस अयोध्या की दिगंबर अखाड़े से मैं जय श्री राम बोलता हूँ। और अभिनव पांडे जी, आपका भी स्वागत करता हूँ कि राम की नगरी में आप इतने वर्षों के बाद, 32 वर्ष के बाद इस कहानी को फिर से ताज़ा याद कर रहे हैं कि राम मंदिर आंदोलन में क्या हुआ, कब गोली चली। तो दिगंबर अखाड़ा आप पूछ रहे हैं, तो दिगंबर अखाड़ा जो है ये जो है राम मंदिर आंदोलन का केंद्र बिंदु हुआ करता था। यहाँ पर जितने भी दिग्गज नेता थे देश के, बीजेपी के, सब यहाँ आते जाते थे। और सारी जो राम मंदिर आंदोलन की बैठकें होती थी इसी दिगंबर अखाड़े में होती थी। तो दिगंबर अखाड़े के श्री महंत परमहंस रामचंद्र दास महाराज, जो राम मंदिर आंदोलन के महानायक थे, उनके ही नेतृत्व में ही राम मंदिर आंदोलन चला। और जब उनकी अंत्येष्टि हुई तब प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और भारत सरकार के सारे मंत्री सरयू तट पर उनको श्रद्धांजलि देने आए थे। तो ऐसी विभूति की जो है ये स्थल है जहाँ आप खड़े हैं, दिगंबर अखाड़ा। इवन यहाँ पे जब सीएम योगी पहली बार अयोध्या आए तो भी वो भी आए थे, उनके जो गुरु थे वो भी यहाँ आते थे। देखिए, सीएम योगी तो जो है बाद में आए हैं। उनके गुरु अवैधनाथ जी महाराज यहाँ बराबर आते थे, क्योंकि जो जब दिगंबर अखाड़े के महाराज जी थे तो न्यास के अध्यक्ष भी थे वो। राम जन्मभूमि न्यास के पहले अध्यक्ष भी थे वो। तो आंदोलन में सब आते थे। उसके बाद से जो है सीएम योगी भी यहाँ आते थे। लेकिन जब मुख्यमंत्री बन गए हैं, सत्ता संभाली है, उसके बाद से तो लगातार ही आ रहे हैं, हर हफ्ते ही आते हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो है जो राम मंदिर आंदोलन का ये जो मठ है ये ऐतिहासिक है और इसे कभी भी भुलाया नहीं जा सकता, क्योंकि सारे आंदोलन इसी दिगंबर अखाड़े से शुरू आपके पास ये एल्बम है, इसको भी हम अंदर चल के देखते हैं, थोड़ा अखाड़े को और देखते हैं। देखते हुए अखाड़े में थोड़ा निर्माण चल रहा है, जर्जर हो गया है। अच्छा। क्योंकि वो अभी महाराज जी भी अस्वस्थ चल रहे हैं, जो सुरेश दास जी महाराज हैं। तो मुझे लगता है कि आप इस स्टोरी को आगे बढ़ावें, क्योंकि जो सड़क है ये 90 गोली कांड जो मुलायम सिंह की सरकार में हुआ था, ये कारसेवकों पर यहाँ नरसंहार हुआ था। यही वो सड़क है जिस पे गोली चली थी? जी जी, इसे भी ही आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो 30 अक्टूबर 1990 में मुलायम सिंह की सरकार में गोली कांड हुआ, मुलायम सिंह ने डायलॉग उस समय मारा था कि परिंदा भी अयोध्या में पर नहीं मार पाएगा। पर यहाँ लाखों कार सेवक चले आए थे और तमाम जो है दिग्गज जितने भी विश्व हिंदू परिषद के, आरएसएस के नेता थे और बीजेपी के नेता थे, सब इसी सड़क पर। अशोक सिंघल जी जो राम मंदिर आंदोलन के वो भी नायक थे, ये सब यहाँ पे नेतृत्व। ये रास्ता हनुमानगढ़ी जाता है? ये हनुमानगढ़ी जाता है, क्योंकि दिगंबर अखाड़ा जो राम मंदिर आंदोलन केंद्र बिंदु था, तो सारे कारसेवक जो है मणि रामदास छावनी से लाखों को जत्थे से जो है होते हुए इसी सड़क से सब गुजरे थे।
और आगे आप जब चलेंगे तो आपको एक लाल कोठी पड़ेगी, दिखाई पड़ेगी अभी। और वो सामने देखिए हनुमानगढ़ी वो दिख भी रही है। अच्छा, तो 30 अक्टूबर 1990 को जब ये हनुमानगढ़ी तो नहीं है? नहीं, हनुमानगढ़ी का वो राजद्वार है। अच्छा, ये राजद्वार। इसके पीछे ही हनुमानगढ़ी। अच्छा। तो जब गोली चली है तो यही सड़क जो थी वो कार सेवकों से जो है नरसंहार से एक प्रकार से पट गई थी। पूरी और सड़क? जी, क्योंकि हेलीकॉप्टर से भी गोली चली थी। अच्छा। और ऐसा बताया जा रहा था उसमें मुलायम सिंह हो सकते हैं, लेकिन आज तक उसका खुलासा नहीं हो पाया कि कौन था, और सरकारी आंकड़े में छिपाए भी गए। लेकिन 30 अक्टूबर की जो घटना है वो इस प्रकार से है कि जो कारसेवक पहले आए थे वो जाते हैं रामलला के दरबार में, और जो विवादित ढांचा था जिसे गुंबद बाबरी मस्जिद कहा जाता था, उस पे वो लोग चढ़ गए थे और विजय पताका फहराया था। तो विजय पताका फहराने वाले सबसे पहले जो कारसेवक थे वो कोलकाता के थे, जो खैलात घोष लेन है कोलकाता में, बड़ा बाज़ार भी उसको कहा जाता है, और वहीं सामने गणेश टाकीज है। तो उसी के पास के वो रहने वाले थे, राम कुमार कोठारी, शरद कुमार कोठारी, जिनके पिता का नाम हीरालाल कोठारी था, उनके माता का नाम सुमित्रा कोठारी, उनके बहन का नाम पूर्णिमा कोठारी। तो ये मूलतः बीकानेर के रहने वाले थे? नहीं, रहते कोलकाता के ही रहने वाले थे। अच्छा। और बीकानेर से भी उनका कोई रिश्ता रहा होगा, क्योंकि मारवाड़ी समाज से जुड़े थे। तो वो 30 अक्टूबर को इसी रास्ते से गए थे, विजय पताका फहराया था, और जब आए थे तो बहुत खुश थे। मेरी मुलाकात इसी जगह पे हो गई थी। ये जगह, यही जगह? जी, इसी जगह पे। तो जब वो अपने बारे में बता रहे थे कि हमने सबसे पहले झंडा फहरा दिया है रामलला का, विजय पताका, तो आप देख सकते हैं कि इसी प्रकार से जो झंडे आपको दिख रहे हैं इस सामने, कुछ इस तरह से ही झंडे वो लोग फहराए थे, और अपने मतलब गले में राम नाम का भी गमछा डाले पड़े थे। तो मेरी मुलाकात इसी जगह पे हो गई थी। ठीक है। तब उन्होंने बताया था कि मैंने विजय पताका फहराया, और जो ही जा रहा था वो सबसे खुश होकर यही बता रहे थे। अच्छा। लेकिन जब 2 नवंबर 1990 को पुनः लाखों कारसेवकों का जत्था जब इधर से ही सड़क से गुजरा है, तो ये आप देखिए, ये सामने जो आपके आगे बिल्डिंग दिख रही है, ओम श्री भारती जी का ये मकान है। आगे देखिए। अच्छा। ये भी आपको दिखाई पड़ जाएगा। अच्छा। तो इसमें जो है जब पुलिस वालों ने गोली चला दी, तो सबसे पहले आंसू गैस के गोले छोड़े गए। अच्छा। हैं, तो आंसू गैस का जब गोले छोड़े गए तो कारसेवक समझ गए कि अब कुछ हमला होने वाला है। तो ये लिखा है सामने देखिए, रामायणी श्री भारती, ओम छुरा छिपा हुआ है। तो ये जो है इसमें काफ़ी कारसेवक अपनी जान बचाने के चक्कर में अंदर चले गए, लेकिन कहीं ना कहीं जो है जो पुलिसकर्मी थे वो मुझे लगता है कोठारी बंधुओं पे ज़्यादा निशाना मतलब साधे हुए थे। पुलिस थी सीआरपीएफ? पुलिस होती, चाहे सीआरपीएफ हो, चाहे जो हो, सुरक्षा बल के जवान। सुरक्षा बल के जवान जो मतलब कहीं से इंगित रहा होगा कि इन्हें मतलब चिन्हित करके मारिए, तो ये जब जान बचाते हुए इसके अंदर भगे थे, तब उनको खींच के बाहर लाया गया और ला के इसी जगह पे गोली मारी गई। तो उनके सर के ये पूरे भेज उड़ गए और सब हो गए। दोनों भाई यहीं राम कुमार, शरद कुमार कोठारी इसी जगह पे शहीद हो गए। उसके बाद फिर तमाम कारसेवकों पर गोली चली, और ये हनुमानगढ़ी आप देख रहे हैं। और इसी सड़क पे जो है फिर कई कारसेवक शहीद हो गए इसी जगह? इसी जगह पे। तो उस सब की तस्वीरें आपके पास हैं? तस्वीरें भी मेरे हम पास कहीं पे एक बार जगह बैठ लेते हैं, उस जगह पे इधर बैठ के बात कर सकते हैं हम लोग, तो फोटोज देखना आसान हो जाएगा। यहाँ बैठ के देख सकते हैं? आइए जी। ये किसी के दरवाज़ा होगा? कोई मतलब। अच्छा, तो जी तुम इधर से आ जाओ, चाहे पीछे से अगर आ पाओ तो। ये देखिए आप, चूँकि ये बैठे हैं आप, तो 2 नवंबर देखिए 1990 लिखा हुआ है। और ये हनुमानगढ़ी चौराहा ही है। और ये तस्वीरों में देखिए तो कोठारी राम कुमार कोठारी, शरद कुमार कोठारी को जब गोली लगी है, तो ये देखिए उसी समय की ये चित्र मैंने खींच रखा है। तो इसमें हमने लिख भी रखा है 2 नवंबर 1990। तो ये कोठारी बंधु ही हैं। तो और ये देखिए हनुमानगढ़ी पे मैंने लिख रखा है, खूनों की बौछार लाल कोठी। तो ये लाल कोठी यही है
जिसको किसको बोलते हैं लाल कोठी? ये सब सारी बिल्डिंगें लाल कोठी के नाम से फेमस हैं, अच्छा। क्योंकि ये लाल कोठी कोई लाल कोठी नहीं थी। ये जो कारसकों पर गोली चली, उनके जो खून के छींटे पड़े इन बिल्डिंगों पर, इसलिए इस गली का नाम लाल कोठी पड़ गया। अच्छा। तो आप देखिए, इस समय 2 नवंबर 1990 को ये इसी हनुमानगढ़ी की ही ये भी लाखों कारसकों को जिस सड़क पे हम चल रहे थे वही सड़क है ये वही है। और और तो पूरी पटी हुई है लोगों से। हाँ, ये पट्टी पड़ी है। और आप देखिए तो ये 2 नवंबर 1990 का ही गुंबद भी है, जो आप देख सकते हैं। एक हेलीकॉप्टर मंडरा रहा था, इसी हेलीकॉप्टर से गोली चली है। जो कार सेवक इस पे चढ़े हुए थे 30 जो अक्टूबर को। सड़क चढ़े हुए थे जो, और सड़कों पे इकट्ठा थे। मुझे लगा कि अब जो है ये हेलीकॉप्टर से ही गोली चल रही है, तो मुझे भी बड़ी गुस्सा लग गई थी। मैंने सोचा कि अब हेलीकॉप्टर का मैं पीछा करूंगा। तो ये देखिए किस तरह से जो है गोली निशाना लगा के पुलिसकर्मी मार रहे हैं। ये हनुमानगढ़ी के चौराहा ही है, देखिए लाशें गिरी पड़ी हैं। तो मैं पीछा करते हुए गुंबद के पीछे पहुंच गया था, तो पता चला कि जो है हेलीकॉप्टर से अभी गोलियां चलाना बंद नहीं हुआ है। तो मैंने कहा कि अगर मैं ज़िंदा रहा तो इस तस्वीरों को मैं प्रकाशित करूंगा, और मैं इसी गुस्से में गुंबद के पीछे पहुंच गया। और लेकिन जब तक कई गोली चली और हमारे अगल बगल कार सेवक शहीद हो गए, तो मुझे लगा मेरा भी नंबर है। तो मैं थोड़ा, मेरी हिम्मत पस्त हुई, तो मैं उन्हीं कारसकों की डेड बॉडी के पास ही लेट गया जी, कि जिससे पुलिसकर्मी मुझ पे न गोली चलाएं। और जितना मैं खींच चुका हूं, कम से कम वो हम देश दुनिया के समाचार पत्रों में प्रकाशित करा दें। तब तक कुछ देर के बाद जो है कुछ पुलिसकर्मी आते हैं, तो जो शहीद कार सेवक हो गए थे उनको ज़बरदस्ती उठा के एक गाड़ियों में ऐसे फेंक रहे थे जैसे कोई कूड़ा कटकट हो, और उसको उठा के बोरे के तरीके से फेंक दे रहे थे। तो मुझे लगा कि अब मेरा भी नंबर है, मुझे भी उठाने आएंगे। मुझे समझ रहे हैं कि मैं भी जा चुका हूं। तो वो आए, मेरा पैर पकड़े, उठा के मुझे भी ऐसे फेंक रहे थे। तो मुझे उठाए तो मेरा कैमरा लटक गया। तो कहने, अरे तुम तो जिंदा हो। हमने कहा जी मैं जिंदा हूँ। तो उन्होंने कहा कि अरे गोली तो किसी को पहचानती नहीं है और आप इतना बड़ा रिस्क उठा रहे हो। हमने कहा मैं प्रेस फोटोग्राफ़र हूँ और मैं न्यूज़पेपर के लिए काम करता हूँ, और मैंने तमाम तस्वीर खींच रखी है, मुझे आप जाने दीजिए। तो फिर उन लोगों ने हमें जो है छोड़ दिया और मैं अपनी जान बचा के आ गया। तो मैं किसी तरीके से फिर ये आप 2 नवंबर की बात है? जी, 2 नवंबर 1990। जी। तो मैंने सोचा कि तस्वीरें बनवा लूँ, चूँकि इस समय रंगीन फ़ोटो अयोध्या में कहीं बनती नहीं थी, लखनऊ बनती थी कोहली कलर लैब पर। तब तक कर्फ्यू लग गया, लेकिन मैं ट्रेन मुझे एक मिल गई रात में, मैं उस ट्रेन से लखनऊ पहुँच गया और वहाँ बनवा लिया। और मैंने यहीं से ही फ़ोन से कह दिया था कि मैं आ रहा हूँ और तस्वीरें मैं बनवा के आप लोगों को दे दूँगा। तो मेरे लिए कुछ कालम सुरक्षित कर दिए गए थे। ये अभी आएंगे तो इनका किसी अखबार में 3 कालम में मेरी फ़ोटो लगनी थी, किसी 4 कालम में। तो हमने कहा ये लग जाए, कम से कम सुबह जिनके घर के लोग हैं उनको पता चल जाए कि कितने लोग यहाँ शहीद हुए। तो मैंने फ़ोटो बनवा के समाचार पत्रों में दिया और सब में वो फिर सुबह प्रकाशित हुई। ये फ़ोटो सरयू के पुल की है क्या? ये सरयू पुल है, आप देख सकते हैं, वहाँ भी गोली चली है। तो ये जूते चप्पल पड़े हुए हैं। तो काफ़ी कार सेवक अपनी जान बचाने के चक्कर में जो है सरयू नदी में कूद गए, कुछ पे गोली चल गई। बाद में उन कार सेवकों की जब डेड बॉडियाँ निकाली गई तो वो फिर केवल एक ढांचा ही रह गया था और शरीर के सारे मांस सब गायब हो गए। अब देखिए सब इस पे गोली ही चल रही है। इसमें आपके पास जेएस भुल्लर की भी फ़ोटो है क्या, जो सीआरपीएफ के कमांडेंट हुआ करते थे? जी। भुल्लर ने काफ़ी गोली चलवाई थी और मैंने भी लिख भी दिया था कि कार सेवकों का हत्यारा भुल्लर। लेकिन अब आज तक कोई कानूनी कार्रवाई ही नहीं हुई। ये देखिए कार सेवकों की डेड बॉडियाँ हैं जो बाद में निकली हैं 1.5-2 महीने के बाद। ये देखिए नरकंकाल है पूरा कार सेवकों का। तो इस तरह से तमाम यहाँ हुआ है। ये देखिए, अरे बाप रे बाप जी। मतलब आज भी मैं जब इन तस्वीरों को देखता हूँ तो मुझे जो है बहुत ही भयानक, मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं। चूँकि मैंने सारे दृश्य को अपने कैमरे में कैद किया है। तो ये भुल्लर जिसकी आप बात कर रहे थे, देखिए मैंने लिख रखा है, सरदार परमजीत सिंह भुल्लर, कार सेवकों का हत्यारा। तो ये मुझे किसी ने बताया कि यही गोली चलवा रहा है। तो मैंने फिर तस्वीर में पेन से लिख के ऐसे कर दिया था कि लोगों को पता चल जाए कि कौन यहाँ पे
इंगित करके मार रहा है। तो ये उस वक्त सीआरपीएफ के कमांडेंट थे यहाँ पे। जो भी थे, मैं इसको उस समय यही बताया गया था। लेकिन जब जब इतने वर्ष बीत गए, 32 वर्ष, जब मैं इस बात को याद करता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और मैं काफ़ी दिनों तक सो नहीं पाया था। जब मैं जगता था तो रात में उठ के बैठ जाता था। मुझे लगता था कि वो सारे सीन दिख रहे हैं, कारसूकों पर गोली चल रही है, मैं इनको बचा रहा हूँ, मैं इनकी तस्वीरें खींच। तो ये बहुत ही इस तरह की जो है घटनाएं हैं जो बताने में भी मतलब हो रहा है कि आज 32 वर्ष हो गए। लेकिन चूँकि अब आप स्टोरी कर रहे हैं तो जब भी ये 90 की कांड की मैं बात करता हूँ तो पता नहीं क्यों मुझे आंसू आ जाते हैं, मैं अपनी बात ही नहीं बता पाता। तो आप इतना भयानक मंजर देख रहे हैं कि आप जो है ब्रेक डाउन हो जाता है इंसान, और कोई भी देखेगा इस तरीके से। वो दृश्य मुझे ये याद आने लगता है ना कि मतलब गोली चल रही है, लोग मर रहे हैं, जिसके सामने आप देखो कुछ देर पहले जिंदा हो, आपके सामने वो डेड बॉडी बन जाए और ऐसे खून खच्चर हो जाए, तो देखने के बाद जो है कोई भी आदमी होगा तो उसका तो जो है दिमाग ही नहीं काम करेगा। मैं तो कैसे अब तक दिमाग सही कर बैठा हूँ मैं। ये देखिए दिगंबर अखाड़े के श्री महंत परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज हैं, जो अभी आप दिगंबर अखाड़ा गए थे, तो वो देखिए कारसेवकों को किस तरह से संबोधित कर रहे हैं। ये है, और ये उनकी इस क्लोजअप तस्वीर है जो आप देख सकते हैं। तो ये राम मंदिर आंदोलन को जागृत करने में महंत जो है परमहंस रामचंद्र दास महाराज, जो दिगंबर अखाड़े के श्री महंत थे और राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष थे, तो ये है। और ये देखिए कि ये मुझे अंदर राम जन्मभूमि स्टूडियो चलाने का पास मिलता था, और मैं इस तरह से रामलला के दरबार में राम जन्मभूमि स्टूडियो भी चलाता था। और 14 जनवरी 1992 को राम भक्त नरेंद्र मोदी की मेरी मुलाकात हो गई थी रामलला दरबार में। उस समय वो उनका बहुत बड़ा नाम नहीं था, तो वो आए थे मुरली मनोहर जोशी जी के साथ। उस समय मुरली मनोहर जोशी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। ये 1992 की तस्वीर है जी, 14 जनवरी 1992 की है, जब रामलला का प्राकट उत्सव हो रहा था। जब बताया जाता है कि मूर्ति जब पधारी गई तो उसका उत्सव हो रहा था। अच्छा। तो उस समय वो आए थे, और उस समय न गुजरात के मुख्यमंत्री थे न देश के प्रधानमंत्री थे, और एकता यात्रा लेके आए थे। जो एकता यात्रा 26 जनवरी 1992 को ही कश्मीर के लाल चौक में तिरंगा झंडा फहराया था मोदी जी ने। ये उसी के आने से पहले का ये दृश्य है। तो उसमें क्या क्या नज़ारे थे यहाँ पे, क्या हाव भाव थे? नहीं, हाव भाव ये क्या, उत्सव था रामलला का, और पहली बार मेरी मुलाकात तो ढांचा गिराया जा चुका था? नहीं, ढांचा नहीं गिरा था उस समय, ढांचा नहीं गिरा था। अच्छा, जनवरी में, सॉरी। जी, 14 जनवरी को आए थे। तो मतलब एक राम भक्त के रूप में आए थे, दर्शनार्थी के रूप में। तो मैंने चूँकि मैं इनको जानता नहीं था कि नरेंद्र मोदी हैं, चूँकि वो जो है मुरली मनोहर जोशी जी के साथ ज़्यादा इर्द गिर्द नज़र आ रहे थे, तो हमने मुरली मनोहर जोशी से पूछ लिया था कि आपके साथ जो हैं बड़े हैंडसम लग रहे हैं। उस समय दाढ़ी रखाए थे, बिल्कुल जवान थे। तो इन्होंने कहा नरेंद्र मोदी हैं और ये गुजरात के नेता हैं। तो इस तरह से मेरा उनसे परिचय हुआ था। लेकिन मैंने तब देखा कि जो है मोदी जी रामलला के पास जब दर्शन करने गए तो बहुत देर तक टकटकी लगाए देखते रहे रामलला को, करीब 5-10 मिनट तक रहे वहाँ पर। तो मुझे लगा कोई संवाद कर रहे हैं, कोई बातचीत कर रहे हैं, या कोई संकल्प ले रहे हैं। मुझसे रहा नहीं गया, मैंने उनसे पूछ ही लिया कि आप रामलला से क्या कोई बातचीत कर रहे हैं। तब उन्होंने बताया कि ये आपको अभी नहीं बताऊंगा। लेकिन हमने फिर उनसे सहज भाव से पूछा कि आप रामलला का दर्शन करने आप कब आएंगे। तब उन्होंने हमसे कहा कि जो है जब राम मंदिर का निर्माण होगा तब आऊँगा। तो लेकिन मैं सोचने लगा अभी तो कोई मंदिर का फैसला आया नहीं है, क्या सोच के कह रहे हैं। लेकिन फिर आई गई बात हो गई। जब गुजरात के मुख्यमंत्री बने तो मेरे मित्रों ने मुझसे बताया कि अरे जिसकी तस्वीर आपने खींची है वो गुजरात के मुख्यमंत्री बन गए हैं, जाइए मिलिए उनसे। अच्छा। तो मैंने कहा मैं मिलने जाऊंगा, मतलब तस्वीर लेके जाऊंगा जो हमने खींच रखी है। फिर मैं सोचता ही रह गया। तब तक 4 बार गुजरात के मुख्यमंत्री बन गए, और जब प्रधानमंत्री बने तो मेरे दोस्तों ने मेरे पर और दबाव डाला कि अरे आपने जिसकी तस्वीर खींची वो देश के प्रधानमंत्री हैं, जाइए आप मुलाकात कीजिए, उनको फ़ोटो वोटो दे आइए। तो मैंने कहा बिल्कुल अब सही वक्त आ गया है, मैं मिलूँगा ज़रूर। लेकिन उसी बीच इतने विपक्ष के द्वारा ये उन पर आरोप लगाया जाता था मोदी जी पर कि वो सब जगह जाते हैं और रामलला का दर्शन नहीं करते हैं। तो मेरे पास तस्वीर थी, तो हमने इस तस्वीर को फिर वायरल किया, और हमने ही देश दुनिया के मीडिया को बताया कि मोदी जी जो है इसलिए नहीं जा रहे हैं कि उन्होंने संकल्प लिखा है जब राम मंदिर बनेगा तब आऊँगा, निर्माण जब होगा तब आऊँगा। तब तस्वीर हमने वायरल की, तो उसको उन्होंने अपने संकल्प को पूरा भी किया। 5 अगस्त 2020 को
एज ए राम भक्त प्रधानमंत्री के रूप में आए, अयोध्या में राम मंदिर की आधारशिला रखे और भव्य राम मंदिर बन रहा। अब राम भक्त प्रधानमंत्री के रूप में 22 जनवरी को आ रहे हैं, तो हम सबका गौरव है। और देश को पहली बार ऐसा राम भक्त प्रधानमंत्री मिला है जो 32 वर्ष पहले कोई अपना संकल्प लेते हैं और उसे पूरा करने आ रहे हैं। तो ये केवल नरेंद्र मोदी जी में ही है और सच्चे राम भक्त हैं। मुझे लगता है कि अगर उनकी पूरी जीवन शैली देखी जाए तो एक संत वाली ही जीवन शैली है, जो संतों की भविष्यवाणी होती है कि कोई कुछ कह दे वो पूरा हो जाए। तो ऐसी ही भविष्यवाणी नरेंद्र मोदी जी ने 14 जनवरी 1992 की थी कि मैं तभी आऊँगा जब रामलला का मंदिर बनेगा। ऐसा सौभाग्य रामलीला जी ने दे दिया कि अब देखिए प्रधानमंत्री बन के आए, राम भक्त प्रधानमंत्री बन के, और 22 जनवरी को वो उसका उद्घाटन करने आ रहे हैं। 2-3 चीज़ें मैं और जानना चाहूँगा। आप, मुझे लगता है इस देश के, क्या इस पूरी दुनिया के गिने चुने व्यक्तियों में से होंगे या इक्का दुक्का व्यक्तियों में से हैं, जब वो ढांचा था तो उसके अंदर जाकर आपने फोटोग्राफी की और उन फोटोज़, उन तस्वीरों का इस्तेमाल सबूत के तौर पर भी किया गया। तो उसकी क्या कहानी है, थोड़ा वो बताइए। ये देखिए, अशोक सिंघल जी मुझे 92 में ही सम्मानित कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि जब वहाँ रामलला दरबार में खुदाई होती थी, समतलीकरण होता था, जो मंदिर के अवशेष जब निकलते थे तब मैं मतलब उनको अपने कैमरे में कैद करता था। और यही वजह थी कि जो है अशोक सिंघल जी ने कहा कि सारी तस्वीरें आप दे दीजिए और मंदिर निर्माण क्या क्या देखा था आपने उसके अंदर? उसमें देखिए जो देखा वो कैमरे में सब कैद है। देखिए ये भोले शंकर की मूर्ति है जो खुदाई के दरमियान निकली है। तो जो लोग कहते थे कि ये बाबरी मस्जिद है, तो बाबरी मस्जिद के कोई सबूत तो मिले नहीं और सारे मंदिर के ही अवशेष थे जो हमने न्यायालय में दिए। ये देखिए उमा भारती जी हैं 91 के आसपास, देखिए वो अपने पहचान छिपा के मतलब कारसेवकों को से मिलने आई थी, बाल कटवाई हैं, तो मुंडन है उस सर का। और राजमाता सिंधिया हैं, विनय कटियार हैं, साध्वी रितंबरा हैं, ये सारे लोग कारसेवकों को संबोधित करते थे। ये उस समय का रामलला दरबार है ये जी, जो अब विवादित ढांचे के अंदर रामलला जी विराजमान थे। और ये उसी समय के डीएम एसएसपी हैं, आप देख सकते हैं। ये आर.एस. श्रीवास्तव नहीं, ये आर.एस. श्रीवास्तव नहीं है, उसके बाद के हैं। ये नेतराम जिलाधिकारी थे अयोध्या के और एसएसपी थे ब्रिजमोहन सरास्वत। तो मैं देखिए कैमरा लिए खड़ा हूँ, वो ढांचा अभी गिरा नहीं है, उस समय का है। और ये देखिए तस्वीर ये है आडवाणी जी की, जब वो रथ यात्रा लेके आए थे, जब बिहार गए थे, तो जो लालू जी ने उनको गिरफ्तार करा दिया था, उसके पहले ये रामलला दर्शन करने आए थे। तो आप देख सकते हैं कि आप इसमें खड़े हुए यहाँ पे, मैं कैमरा लिए खड़ा हूँ। तो ये इसकी ये है कि आडवाणी जी भी काफ़ी राम भक्ति उनकी देखी गई है और काफ़ी उन्होंने काम किया है। और फिर 6 दिसंबर, हाँ ये देखिए, ये जो खुदाई हो रही है तो ये सारी मूर्तियाँ निकल रही हैं ज़मीन, मतलब समतलीकरण से जब खुदाई हो रही है। ये कब का है? ये वो हमको लगता है 88-89 का है। अच्छा। क्योंकि ये जब वो इतिहासकार लोग वगैरह भी साथ में आए थे, जब ये हो रहा था खुदाई की जाए और देखी जाए इसमें क्या क्या है, तो ये सारी तस्वीरें फिर न्यायालय में दाखिल हुई थी। और देखिए मैं रामलला दरबार में खड़ा हूँ, तो वो पुराने रामलला दरबार में हैं, तो ये सब प्रमाण है। तो ये सारे तस्वीरें जो है ये अशोक सिंघल हैं, अशोक सिंघल जी हैं। ये देखिए मैं खड़ा भी हूँ सामने उनके साथी। ये नित्य गोपाल दास जी हैं, चूँकि ये शिलान्यास स्थल है जिसे जो है 89 में राजीव गांधी की सरकार थी, तो उस समय शिलान्यास हुआ था। तो उस समय महंत नित्य गोपाल दास जी महाराज आके बैठे हैं। ये सारे सबूत हैं जो न्यायालय में दाखिल किए गए हैं। और आप देखिए देवी देवताओं की जो मूर्तियाँ निकली, ये तो मूर्ति एकदम से वो सब खुदाई में ही निकली थी। और ये सारे ही सबूत हमने जो है विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक सिंघल जी को दिए थे और चंपत जी के माध्यम से ये सब न्यायालय में दाखिल हुए। इसी से ही सारा सबूतों से फैसला आया। और उधर के पक्ष आरोप लगाते रहे कि ये बाहर से ला करके रख दी गई। बाहर नहीं है, खुदाई के दरमियान आप देखिए जो खुदाई हो रही है उसकी भी तस्वीर मैंने लिया है। तो ये आरोप लगाने से काम नहीं होता, सबूत कोर्ट कचहरी में सबूत चलते हैं। सबूत हमने, ये भी मूर्ति है, ये भी मूर्ति है, ये सारे मूर्ति ही हमने जो है उस समय खींची थी। ये देखिए कसौटी के खंभे निकले थे। तो ये सारी चीज़ें, ये उस दिन की तस्वीर है जिस दिन, ये 7 दिसंबर की तस्वीर लग रही, जब गिरा दिया गया था। गिरा दिया गया तो आखिरी पत्थर जो बचा है उससे रस्से में कार सेवक बांध के खींच रहे हैं, तो वो उस समय की है। तो ये सब मंदिर के ही अवशेष हैं, ये भी मंदिर के ही अवशेष हैं। तो सब देखिए हाथी घोड़े ये सब मंदिर में होते हैं, मस्जिद में नहीं होते हैं, सब समतलीकरण में निकले हैं। तो ये सब
सिविल मुकदमा जो चला है कि बाबरी मस्जिद है कि राम मंदिर है, तो ये सारे उसी में ही जो है साक्ष्य के रूप में लिए गए। माननीय न्यायालय ने फैसले में लिखा है कि जितने सबूत मिले हैं इससे साबित होता है कि ये राम मंदिर है। तो बाबरी मस्जिद के लोग इसको जो है आज तक सबूत नहीं दे पाए, तो यही वजह रही है कि ये तो आप सब देख चुके हैं अभी। बड़ा संभाल के रखा आपने। जी, तो यही सब है। ये और कौन है? ये तो विनय कटियार जी हैं। जब कार सेवा हो रही थी तो स्वयं उन्होंने एक फावड़ा ले रखा है, कुछ अपना वो भी दोस्तीकरण में लगे हैं। ये पुजारी लाल दास है, जो पहले 90 के दरमियान ये पुजारी लाल दास वहाँ हुआ करते थे। अब तो उस 92 में वो हो गए थे आचार्य सत्येंद्र दास जी, जो आज भी हैं। तो वो मार्च में उनकी नियुक्ति हुई थी, उसके पहले ये लाल दास ही पुजारी हुआ करते थे। ये 6 दिसंबर 92 को आप देखिए किस तरह से ढांचा गिराया गया है, और ये सब आप देख सकते हैं। 6 दिसंबर को क्या हुआ? आप लोग जब मौजूद थे तो कैसे मूवमेंट बना? जैसे कुछ लोग तस्वीर भी जरा देख लीजिए, क्योंकि जब मैं तस्वीरें खींच रहा था तो एक कार सेवक ने तमाम कार सेवकों पर जो कैमरे थे उनको तोड़ने के लिए वो मतलब तोड़े गए, उन पर ईंटें गुम्मे मारे गए। तो मुझे भी एक गुम्मा खींच के मारा इस कार सेवक ने। मैंने तस्वीर तो खींच ली थी, लेकिन मुझे चोट ज़रूर लगी। मतलब राम जी की ऐसी शक्ति थी, एहसास नहीं हुआ, लेकिन इस कार सेवक ने मुझे गुम्मे से मारा था। अच्छा। इसलिए हमने, चूँकि पत्रकारिता में ये पता है कि अगर आप बच गए तो आपकी फ़ोटो तो वाह है, और कहीं संकट में फंस गए तो कोई आपको बचाने नहीं आएगा, आपको अपनी ही जान बचानी है। तो आप जो है ये 92 वाले दिन की भी गवाह रहे। अब मैं सब दिन का गवा रहा हूँ भाई मेरे। मैं तो जो है ताला खुलना 86 में, शिलान्यास होना 90 गोलीकांड 92 का, मेरा स्टूडियो ही चलता था वहाँ पे। तो मेरे अलावा किसी के पास तस्वीरें अच्छा, हैं। आपको भी गवाही के लिए बुलाया गया क्या कभी? मैं इसीलिए बता रहा हूँ आपसे कि सीबीआई ने मुझे 2 बड़े मुकदमे में गवाह बना दिया था। ये रायबरेली कोर्ट में चला था भड़काऊ भाषण का, जो लाल कृष्ण आडवाणी और अन्य बड़े नेताओं पे चला था। वो सरकार बनाम लाल कृष्ण आडवाणी आदि मुकदमे का नाम है। और एक सीबीआई कोर्ट लखनऊ में भी चला है राम मंदिर खजाना लूटने का, उसमें पवन पांडे आदि हैं। तो उसमें भी जितने भी लोग थे, और उसमें मैंने गवाही दी है। और यही वजह है कि मतलब गवाही मैंने दी, लेकिन राम जी की ऐसी कृपा हो गई कि सारे राम भक्त जो है निर्दोष साबित हो गए, और सब बाइज्जत बरी हो गए। आज सब राम मंदिर निर्माण के साक्षी बन रहे हैं, ये बड़ी बात है। ये देख सकते हैं 6 दिसंबर 92 को ही लाखों कारसेवकों की भीड़ गुंबद के पास ही है, और वहाँ पे राम कथा कुंज एक हुआ करता था, जिसके छत पे सब बड़े नेता बैठे थे, सारे भाषण दे रहे थे। नीचे ये कारसेवक खड़े हैं, एम्बुलेंस खड़ी है। जब कोई भी कारसेवक चुटहिल होगा, मतलब कुछ उसको लग जाएगा, तो क्या पहले से तैयारी थी? तैयारी इसलिए हो गई थी कि भीड़ तो इकट्ठा हो ही गई थी, तो प्रशासन को कुछ लग गया था कि कुछ बड़ा कांड हो सकता है, इस वजह से एम्बुलेंस वगैरह मंगा ली गई थी। लेकिन जब कांड हुआ है तब फिर मुझे लगता है सारी सब व्यवस्था धराशायी। ये कौन है? ये भाषण कौन दे रहे हैं? ये चिन्मयानंद जी हैं, जो गृह मंत्री रह चुके हैं, तो पहले ये आरोपों में भी फंसे हुए हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। और ये देखिए बहुत दुर्लभ चित्र एक भी है। शिलान्यास जब 89 में हो रहा है, तो देखिए अशोक सिंघल जी बैठे हैं, नित्य गोपाल दास जी बैठे हैं, और दिगंबर अखाड़े श्री महंत परमहंस रामचंद्र दास जी बैठे हैं, और ये राम जन्मभूमि न्यास के वरिष्ठ अध्यक्ष डॉक्टर रामविलास वेदांती भी हैं। इस तरह से तमाम चीज़ें मैंने कैमरे में की, अपनी आंखों से जी, देखा और दुनिया को दिखाया। दुनिया को दिखाया, आज भी दिखा ही रहा हूँ। अरे बिल्कुल, मुझे तो आपका बारे में पता चला, थोड़ा कुछ किताबों में आपका जिक्र है, और मुझे पता लगा आपके पास ये दुर्लभ एल्बम भी है, तो हमने कहा ज़रूर देखा जाए। और आपका जिक्र विशेषकर तब आता है जब 90 की बात होती है, और आपने बताया कि यही वो जगह है जहाँ पे गोलियाँ चली। तो अच्छा, गोली चलने की वजह क्या रही? कुछ ऐसा हंगामा हुआ था? गोली चलने की वजह सिर्फ इतनी ही थी क्योंकि मुलायम सिंह जिद्दी थे। उन्होंने कह दिया था कि जो है परिंदा भी पर नहीं मारेगा। अब वो आज बीच में कानून व्यवस्था का हवाला दे रहे थे कि मैंने कानून व्यवस्था को हवाला देते हुए मैंने इसलिए गोली चलवाई। अच्छा, जैसे एक किताब में जिक्र है कि कोठारी बंधु जब उनको पता लगा कि ऐसे पुलिस एक्शन कर रही, तो डर के मारे भागे किसी घर में। यही घर था? यही है जो हमने आपको दिखाया है। ये इसी घर के अंदर भगे, वही नहीं भगे, तमाम कारसेवक भगे हैं।
अच्छा। तो चूंकि वो उनकी पहचान हो गई थी पुलिस वालों से, हाँ। तो इस वजह से जो है पहले पुलिस वाले उनको इसी में जो है मतलब घुस गए और उनको इसी कमरे से खींच के बाहर ले आए थे। हाँ। तो वहीं बाहर ला के उनको गोली मार दिया था, तो कोठारी बंधु फिर उसी जगह पे शहीद हो गए थे। और मैं जब आया तो मैंने तस्वीर खींचा, मैंने देखा अरे अभी 30 अक्टूबर को मैंने इन लोगों की तस्वीर खींची है, अभी बता रहे थे विजय पताका फहराए हैं, और फिर 2 नवंबर को इसी जगह पे इन लोगों ने, पुलिस वालों ने मार दिया। तो अच्छा, आपकी मुलाकात उनसे पहले हो गई थी 30 तारीख को जब वो चढ़े गए थे? 30 अक्टूबर को जब वो लोग विजय पताका फहरा के आए थे, बहुत खुश होकर के इसी रोड से ही गुजर रहे थे। तो मैं यहीं खड़ा था, तो मेरी मुलाकात हो गई, तो मैंने उनका नाम पता भी पूछा, उसका हमने अपनी डायरी में लिख लिया। और राम कुमार कोठारी, शरद शरद कोठारी, कुमार कोठारी, बड़े भाई 23 साल के, छोटे भाई 20 साल के। जी। और वो खैलात घोसलेन कोलकाता के रहने वाले थे, मुझे अच्छी तरह से याद है। उन्होंने अपने पिता का नाम हीरालाल कोठारी बताया था। ये सब बताया था? बताया, तभी तो मैंने नोट किया था। अब वही तो सोचता हूँ कितना दुर्भाग्य है। 2 दिन पहले मैंने उनका नाम पता नोट किया, 2 दिन बाद ये बेचारे यहीं गोली से, बहुत अजीब स्थिति है। तो फिर मैंने उनके परिवार को सूचना दिया। मतलब एक ऐसी दर्दनाक कहानी कि जो किसी को बताओ तो भी रोंगटे खड़े होते हैं, खुद भी याद करो तो लगता है कि ये कौन सी पत्रकारिता मैं कर रहा था। लेकिन कहीं न कहीं ये भी ज़रूरी था, जिस परिवार के लोग यहाँ शहीद हुए उनको भी तो कोई बताए कि आपका बेटा यहाँ आया है, शहीद हो गया। ये इस घर में तमाम कार सेवक मतलब आकर के शरण ले रहे ये थे। जितने इसके अंदर आ गए थे, चूँकि जब गोली चली है सबसे पहले तो आंसू गैस के गोले चले। हाँ। तो अब हमको भी मतलब लगा कि क्या हो गया, अचानक जैसे आंखों में मिर्चा जैसा हो गया। तो कुछ देर के लिए दिखाई नहीं पड़ा, लेकिन उसके बाद ही जो है अचानक ताबड़तोड़ गोलियां चलने लगी इसी जगह पे। तब जो है समझ में आ गया कि अब बचना नहीं है। तो फिर किसी तरीके से जो भी मुझे एंगल मिल रहा था बचाव वाला, वो मैं कर रहा था और फ़ोटो खींच रहा था, जिससे कि मतलब जो सत्य घटना हो उजागर हो जाए। तो मैं इसे खींचते खींचते जब देखा हेलीकॉप्टर आ गया, बताया गया हेलीकॉप्टर से भी गोली चल रही, तो मैं हेलीकॉप्टर का पीछा करते हुए फिर गुंबद तक पहुंच गया। तो पता एक चीज़ जैसे बताइए, जैसे 30 अक्टूबर की तारीख थी, उस दिन कार सेवक गुंबद पे चढ़ गए, एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो गई, और बहुत हद जब बढ़ने पे पुलिस गोली चलाती है तो पैर में निशाना लगा करके मारती नहीं, है। तो पैर वैर पे निशाना नहीं यहाँ मारा गया, यहाँ जिसको जहाँ लग जा रही है। तो 30 जैसे तारीख इस को तरह से हो गया कि कोई इसके आगे आगे ना बढ़े। ठीक है, ये था कि हनुमानगढ़ी कोई क्रॉस ही ना करे चौराहा, और जो क्रॉस करे उसको गोली मार दीजिए। ये 2 तारीख को ऐसा। 2 नवंबर को तो ये स्थिति थी। तो और कितने लोगों की जान गई थी उसमें? अब ये चूंकि सरकारी आंकड़े में बहुत छिपाए गए हैं, तो उसमें तो 1 दर्जन या 1.5 दर्जन ही दिखाए गए हैं। लेकिन आँखों से जो देखा गया है उसको सत्य बताने में कोई मुझे गुजर नहीं, मुझे लगता है सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ शहीद हुए हैं। चूँकि अब उस समय दूरदर्शन ही होता था, और मुझे जब मैं दूरदर्शन देखता था तो मुझे लगता था कि कितना झूठ बोला जा रहा है, अच्छा। छिपाया जा रहा है। मतलब हमने देखा कि सैकड़ों यहाँ मरे, उसमें बताया कि 3 मरे 4 मरे, तो लगे कि टीवी ही अब फोड़ दो। क्या मतलब है जब सही घटना नहीं बताई जा रही। लेकिन ये है कि ये दबाव था अधिकारियों पर, और देश का दुर्भाग्य है कि जो है गोली कांड इतना बड़ा हुआ, नरसंहार हुआ, एक FIR नहीं दर्ज हुई। और सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि भारत सरकार, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी एक गलती बहुत बड़ी कर दी। जिस कारसेवकों पर जो है नरसंहार जिसने करवाया मुलायम सिंह ने मुख्यमंत्री होते हुए, उनको पद्मश्री पुरस्कार मिल गया। बहुत गलत संदेश देश को गया है। और ये बात जो है मैं ही नहीं, पूर्णिमा कोठारी जो शरद कुमार कोठारी की बहन है, उन्होंने मुझे फ़ोन करके बहुत रो रो के बताया था कि भैया आज मैं बहुत दुखी हूँ, क्योंकि ये गलत निर्णय हो गया है, और इससे मैं बहुत दुखी हूँ कि जिस हमारे भाइयों पर जिसने गोली चलवाई उसको पद्मश्री मिल रहा है। तो ये कहीं से चूक हो गई और गलत संदेश गया है। और ये घर किसका है? बताया तो ओम श्री भारती जी का है। ओम श्री भारती जी भी आगे ही रहती हैं, जाके उनसे आप पता कर लीजिए। दिगंबर अखाड़े के पास ही उनका मकान है। हाँ। तो आपको आगे की घटना वो बताएंगी, क्योंकि हम तो उस समय भी पत्रकार थे, आज भी हैं, और वो तो इनका मकान ही था। क्योंकि आपने कोठारी बंधु को पहले से जानते थे, 2 दिन पहले बातचीत हुई तो उनका नाम आपने प्रसारित किया। बाकी बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनका नाम लोग नहीं जानते थे, उनकी पहचान कैसे जो हुई? लोकल थे उनको तो मैं जानता ही था। जैसे यहाँ पे जो वो गुप्ता जी नया घाट वाले हैं, हाँ। उनको मैं जानता था, तो उनकी तस्वीर मैंने खींची।
आगे रमेश पांडे हैं जिनको गोली लगी थी, वो छत से देख रहे थे, छत पे गोली इनको लग गई थी। अच्छा, छत पे खड़े थे वो, बीच में नहीं थे? बीच में नहीं थे, वो छत से देख रहे थे कि कैसे गोली चल रही है, तो उनको छत पे ही गोली लग गई। अब जैसे किसी के अंदर हो कि अलाउ देखें कहाँ गोली चल रही, अब वो छत पे चले गए तो छत पे उनको गोली लग गई। आगे एक राजेंद्र धरकार का परिवार है जो उनको भी गोली लगी है, तो वो भी शहीद हो गए थे। तो और एक महावीर अग्रवाल हैं फतेहगंज फैज़ाबाद के, उनको भी गोली लगी, वो भी शहीद हो गए। तो अयोध्या के भी 4-5 लोग शहीद हुए हैं। और बाकी तो जाने कितने जो है राम भक्तों पे गोली चली, और पूरे देश से लोग आए थे, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे गुजरात हो, चाहे बिहार हो, और जितने भी महाराष्ट्र, हर जगह के, मतलब जो मध्य प्रदेश, कारसेवकों का पूरा जमावड़ा हमने जीवन में इतना भीड़ नहीं देखा। आज राम मंदिर बन रहा है, उतनी भीड़ नहीं है, पर जितनी भीड़ उस समय कारसेवकों का जो हुजूम 30 अक्टूबर 2 नवंबर को था, क्योंकि उस समय जो डायलॉग मार दिया था मुलायम सिंह ने कि परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा, तो कहीं न कहीं उसका जो है बहुत ज़्यादा संदेश जो है कारसेवकों ने उसको चैलेंज के रूप में स्वीकार किया। और यहाँ अशोक सिंघल जी और तमाम बड़े नेताओं ने भी कहा था कि चाहे जितनी गोली चलवाओगे, कारसेवक आएंगे जरूर। अशोक सिंघल जी के सिर पे भी चोट लगी थी वो, तो कारसेवकों पे वो जो गोली फोटो है चली वो भी आप ही की है क्या? वो भी मैं खींचा था, और उनको भी लाठी चार्ज हो गया था, तो उन पे सर से तमाम खून गिर रहे हैं। उनके साथ और भी 2-3 नेता हैं जो विश्व हिंदू परिषद के हैं, तो सब पे अत्याचार हुआ है। तो आज बहुत बड़ी मतलब हमें कहेंगे श्रद्धांजलि ही देने की सरकार काम कर रही है, क्योंकि राम मंदिर ही सपना था कारसेवकों का। राम मंदिर अब बन रहा है, और राम भक्त प्रधानमंत्री और राम भक्त मुख्यमंत्री दोनों के ही कार्यकाल में ये सारी चीज़ें श्रद्धांजलि भी हो जा रही हैं। और ये अच्छा, जब इतिहास में नाम लिया जाएगा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी राम भक्त प्रधानमंत्री, राम भक्त मुख्यमंत्री के नाम में याद किए जाएंगे। ये बड़ा काम उनके जीवन में हो गया। उनके ही जीवन काल में सुप्रीम कोर्ट से फैसला आ गया, उनको सौभाग्य मिल गया, और उन्होंने जो संकल्प लिया था 14 जनवरी 1992 को, 32 वर्ष बाद अब वो पूरा कर रहे हैं। तो इसके साक्षी भी मैं रहा हूँ। एक चीज़ और एक आध चीज़ समझना चाहूँगा मैं, जैसे 6 दिसंबर 92, 5 दिसंबर को भाषण हुए, एग्रेशन था, भीड़ थी और तमाम लोग थे। 6 दिसंबर 92 को कुछ लोग कहते हैं कि कोई तैयारी नहीं थी, अचानक से सब कुछ हुआ, स्वतःस्फूर्त था। अचानक कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि जब यहाँ भीड़ ज़्यादा हो गई थी तो उसकी प्लानिंग सब हो गई थी, और फावड़े बेलचक जिसके जो भी जल्दी जल्दी जिसको मुहैया हो गया, सब तैयारी हो गई थी, और बाकायदा इसके लिए लोग इकट्ठा भी हो गए थे। और सबको ये पता था कि ये जितने भी बड़े नेता हैं ये रोज़ रोज़ कहते हैं रामलला हम आएंगे, मंदिर यहीं बनाएंगे, और तारीख नहीं बताएंगे। तो कारसेवकों में गुस्सा थी, और यही वजह थी सारे कारसेवक जो है वहाँ विवादित ढांचे के बाद इकट्ठा हो गए। जब ये भाषण देना शुरू किए हैं अशोक सिंघल जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी, उमा भारती जी और सारे विनय कटियार जी, तब कारसेवकों को लगा कि ये अच्छा, आज भी वही भाषणें दे रहे हैं, रामलला हम आएंगे, मंदिर यही बनाएंगे। तो ये लोग फिर जब समझ गए कि कारसेवक का उग्र हो गए हैं, यही बात नहीं मानने वाले हैं, तब ये अनाउंसमेंट करने लगे, आप लोग वापस आ जाइए, वापस आ जाइए, इसको मत गिराइए, ये काम अपराध हो जाएगा, ये बड़ा गलत संदेश जाएगा। लेकिन कारसेवक नहीं माने, गुस्से में थे। और मैंने तो देखा अपनी आंखों से कि वो इतना गुस्सा था कि मुक्के से तोड़ रहे थे। अच्छा, अब आप समझिए मुक्के में कितनी ताकत होगी दीवार तोड़ने की, लेकिन कारसेवक का गुस्सा जो है देखने लायक था। मुक्के से तोड़े हैं, और फिर धीरे धीरे जिसके हाथ में बेलचक आ गया, कुछ आ गया, तो तोड़ते हुए, बैरियर तोड़ते हुए सब जो है गुंबद पे चढ़ गए। काफ़ी कारसेवक गुंबद चढ़ने के बाद भी नीचे गिरे हैं। उसमें 5 की जान गई थी। अब गुंबद से नीचे गिरने वालों की जो जान बताई जा रही गई है, फिलहाल ऐसा हमने कोई दृश्य देखा नहीं था। अच्छा, आपने नहीं देखा, लेकिन मैं एक अखबार पढ़ रहा था उस समय का जन मोर्चा, वो नहीं, मैं प्रत्यक्षदर्शी हूँ, मैंने देखा है कि गुंबद से लोग गिरे हैं, चोटें आई हैं, काफ़ी चोट आई हैं, और मरने में कोई दब गया होगा तो उसकी अलग से कोई अगर किसी के पास रिपोर्ट होगी तो होगी। कोई एफआईआर इसकी मरने की नहीं हुई है। अच्छा, विवादित ढांचा गिरा है, इसकी एफआईआर है। 6 दिसंबर 92 को या कोई मरा है, अगर उसकी एफआईआर कोई दिखाए तो मैं इसको चैलेंज करता हूँ, क्योंकि मैं प्रत्यक्षदर्शी हूँ। अच्छा, मैं देखता हूँ जब आप बताते हैं तो इसे एक बार आप खो से जाते हैं, ऐसा लगता है कि सब आपको आंखों वो इसलिए जाते हैं कि वो जो घटना मुझे याद आ जाती है, और मुझे कहीं न कहीं सारी चीज़ें याद हैं। मुझे कहीं से किसी से ना सीखना है ना पढ़ना है। मेरे आंखों के सामने जितनी घटना घटी है उसका मुझे, कितनी उम्र हो गई आपकी? अब इस समय तो आप देखिए मैं 64 के आसपास आ गया हूँ। 64, और उस समय महेंद्र त्रिपाठी जी अब उस समय घटा 30 उसके आसपास रहे होंगे। वही है। तो आपने शिलान्यास भी देखा, आपने ताला खुलना भी देखा,
और आपने जो है जो ढांचा गिराया गया वो भी और गोली का। कांड भी देखा, 6 दिसंबर 92 का ढांचा गिरता हुआ देखा, और लंबे समय तक राम जन्मभूमि स्टूडियो चलाया। मेरे अलावा किसी का अंदर कैमरा नहीं जाता था। तो मैंने उस सारे बड़े बड़े नेताओं को भी देखा जो हमसे बाय नेम कहते थे महेंद्र जी मेरी तस्वीर खींच लीजिए। चाहे वो कल्याण सिंह जी हों, चाहे अशोक सिंघल जी हों, चाहे उस समय जितने बड़े नेता थे, अडवाणी जी वगैरह भी हमको ही नाम लेके। तो अंदर क्योंकि कैमरा मेरा होता था तो इसलिए सबकी एक वो रहती थी कि तस्वीर महेंद्र ही खींचेंगे, और मैं खींचता था। मैंने लिखा भी रखा था वहाँ पर कि आप लोगों की तस्वीर डाक द्वारा भेजी जाएगी। तो जो वीआईपी मूवमेंट में अधिकारियों की ड्यूटी होती थी, चाहे वो डीएम हो चाहे कमिश्नर हो, उनके भी मैं सब खींचता था, क्योंकि सबको लगता था अभी ढांचा है और ये कभी इतिहास के पन्ने में दर्ज होगा। किसी को पता नहीं था कि गिर जाएगा, लेकिन जब था तो विवादित ढांचे की खूबसूरती भी एक अलग थी। आज हम बड़ी ही चर्चा कर रहे हैं, लेकिन हम ये भी कभी कहना नहीं चूकेंगे, वो भी एक खूबसूरत इमारत थी जो गिर गई। वो गुस्सा था क्या था वो अलग देश ने देखा, मुकदमा चला, सारी बात है, लेकिन उस गुंबद की भी एक अलग अनोखी इमारत थी। अच्छा, अब भी आप फोटो खींचते हैं? नहीं, सबसे बड़ा दुखद बात यह है कि 6 दिसंबर 92 की बाद जब घटना घट गई तो फिर मैंने संकल्प ही ले लिया कि अब कभी मैं कैमरा नहीं उठाऊंगा। तब से आज तक मैंने कैमरा नहीं उठाया। अच्छा। और यही वजह है कि मैंने जब 14 जनवरी 1992 को मोदी जी की तस्वीर खींची थी तो उन्होंने एक संकल्प लिया जो मैंने आपको बताया। उन्होंने कहा था जब राम मंदिर का निर्माण होगा तब अयोध्या आऊँगा। मैंने भी सोचा जब राम मंदिर ही बनेगा कभी तभी मैं कैमरा उठाऊँगा, लेकिन अब लगता है कि वो वक्त आ गया है, और अगर मुझे मौका मिला, मुझे जगह दी गई तो मैं फिर से कैमरा उठा लूँगा। और मेरी इच्छा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब 22 जनवरी को आ रहे हैं, मुझे भी आमंत्रण दिया गया है। अच्छा, मिला? मिला है, और मैं जाऊंगा, लेकिन उसमें साफ साफ इंस्ट्रक्शन दिया है कि आप कोई कैमरा अंदर नहीं ले जा सकते, मोबाइल नहीं ले जा सकते। लगता है ये इच्छा अधूरी रहेगी, लेकिन मेरी इच्छा थी कि प्रधानमंत्री जी उसी रामलला के जगह पे जा रहे हैं जहां हमने 14 जनवरी 1992 की उनकी तस्वीर खींची थी। तो तब तो वो ना गुजरात के मुख्यमंत्री थे ना प्रधानमंत्री थे, अब राम भक्त प्रधानमंत्री के रूप में आ रहे हैं, तो फिर मैं एक तस्वीर खींचूँ, ये मेरी इच्छा है। देखिए रामलला जी कब पूरा करते हैं। मैं मुलाकात भी करना चाहता हूँ। फोटो भी आपने दिखाई जो है? जी, मैं फ़ोटो आपको दिखा चुका हूँ। 14 जनवरी 1992 को उनकी तस्वीर ये खींची। तस्वीर है, ये मैंने जो खींच रखी है। तो अब इच्छा थी कि अगली तस्वीर मेरे एल्बम में वो लग जाती कि देखिए मैंने अब राम मंदिर बनते हुए भी प्रधानमंत्री की तस्वीर खींची, और अब मेरा जीवन धन्य हो गया। एक इच्छा है, और मुलाकात करना भी चाहता हूँ, लेकिन अब देखिए कब होती है मुलाकात। श्री कृष्ण जी ने तो सुदामा से मुलाकात कर ली, मैं तो अयोध्या का गरीब ब्राह्मण हूँ, और चाहता हूँ कि मुलाकात हो जाए। चलिए, आपकी मुलाकात हो, आपकी बात उन तक पहुँचे, हमारी कोशिश यही रहेगी। हम बात करते करते महेंद्र जी से इतनी सारी ऐतिहासिक जानकारियाँ मिली और बहुत महत्वपूर्ण समय दिया। आपने जो दस्तावेज़ तस्वीरें दिखाई वो अपने आप में बहुत नायाब हैं, और नायाब इन द सेंस कि एक ऐतिहासिक दस्तावेज के तौर पे वो दर्ज है। आप बातचीत में वो उस घर में भी ले आए जिस घर से निकाल करके कोठारी बंधुओं पर जो है गोलियां चली, और भी लोगों पे गोलियां चली। ये वही सड़क थी जहाँ पर हम आए, और ये लंबी बातचीत रही, समझने की कोशिश की, काफ़ी जितना बात कर सकते थे। आपको महेंद्र जी की बातें, इनकी खींची गई तस्वीरें और ये पूरी हमारी रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। मेरा नाम अभिनव पांडे है, मेरे साथ कैमरे के पीछे मेरे साथी करमजीत हैं। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।